बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन मोहतरम, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल सदाकत एट लॉ। मैं हूं मिर्ज़ा सदाकत अली, एडवोकेट, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान। और मैं अब अपने चैनल पर आपको खुशामदीद कहता हूं। और मेरी ये हमेशा ख्वाहिश ये रही है कि अपने नाज़रीन को अच्छी कीमती और मुफीद मालूमात जो है वो पहुंचाता रहूं। आज का जो मेरा सब्जेक्ट है वो ये है, इंटरनेशनल इशू से रिलेटेड है कि दुनिया में कौन सा मुल्क ऐसा है जो सबसे ज़्यादा, जिसने दुनिया में फसाद बर्पा किया, जिसने सबसे ज़्यादा नस्ल इंसानी का कत्लेआम किया, और जिसने सबसे ज़्यादा जो है वो दुनिया का अमन तबाह बर्बाद किया। अब आप हैरान होंगे कि लोगों को बात कुछ और बताई जाती है और बिहाइंड द कर्टन कुछ वाक़यात और होते हैं। तो चलते हैं अपने सब्जेक्ट की तरफ। और आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और आगे भी शेयर कीजिए, ताकि आपके दोस्त और आपके जो मिलने वाले, चाहने वाले हैं, उनको भी मुफीद मालूमात मिल सके। आज की वीडियो आपने आखिर तक देखनी है। मैं कोशिश करूंगा नहायत शॉर्ट हो। हालांकि ये सब्जेक्ट बहुत लंबा है, लेकिन मैंने वीडियो शॉर्ट रखी है। काम की बात जो है वो वही करूंगा और ब्रीफ करूंगा, ताकि आप किसी मरहले पर भी बोर ना हो। तो ये है कि अमेरिका एक ऐसा मुल्क है जो दुनिया में सुपर पावर है और दुनिया में सबसे ज़्यादा जिसकी इकॉनमी स्ट्रॉन्ग है, जिसकी साइंसी रिसर्च, तीन बातें हैं। इकॉनमी स्ट्रॉन्ग है, साइंसी रिसर्च जिसकी सबसे ज़्यादा है, जदीद है, और जो मिलिटरीली यानी फ़ौजी एतबार से सबसे ज़्यादा मजबूत और ताकतवर है। यानी आपको मैं एक छोटी सी बात बताऊं, सारी दुनिया की नेवी अगर आप इकट्ठी कर लें, सारे दुनिया की मुल्कों की नेवी आप इकट्ठी कर ले और अकेले अमेरिका की नेवी से उसका मुकाबला करे, तो अमेरिका की नेवी फिर भी सारी दुनिया की नेवी से बड़ी होगी। ये एक मिसाल मैंने दी है, बाकी चीज़ों का भी यही हाल है। अच्छा, चलते हैं अपने सब्जेक्ट की तरफ। अपने लेक्चर का बाकायदा आगाज़ करने से पहले मैं थोड़ी सी आपको ब्रीफ हिस्ट्री बताऊंगा। और ये मालूमात जो है ये मैंने मेहनत करके, कोशिश करके बनाई है, और हिस्ट्री को कंसल्ट करके उस पर तहकीक करके बनाई है। ये रैंडमली नहीं है, ये आपको प्रॉपर सही तौर पर मैं आपको पूरी इंफॉर्मेशन दूंगा और एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन दूंगा, जो आप देखेंगे, आप लुत्फ उठाएंगे, आपको मज़ा आएगा। लिहाजा मेरी वीडियो आपने आखिर तक देखनी है। ऐसा हुआ कि अमेरिका एक बर्रे आज़म है जो एशिया से बिल्कुल मुखालिफ है, हटके है, अफ्रीका से हटके है, ऑस्ट्रेलिया से हटके है, और किसी के साथ उसका कोई ज़मीनी कांटेक्ट नहीं है। एक तरफ अटलांटिक ओशन है बहुत बड़ा, और एक तरफ पैसिफिक ओशन है, और अमेरिका के साथ फिर वो कनाडा है और कुछ और ममालिक हैं, कोलंबिया वगैरह। खैर, वो हमारा सब्जेक्ट नहीं है, हमारा सब्जेक्ट आज अमेरिका है। ऐसा हुआ कि बरतानिया का जो हुकूमत थी, बरतानिया का जो बरतानवी तख्त था, बरतानवी जो कॉलोनीज थी वो बहुत ज़्यादा थी। और बरतानिया का बारे में ये कहा जाता है कि बरतानिया का जो वो शहनशाहियत और बादशाहत का सूरज कभी गुरूब नहीं होता था। ज़मीन के कुर्रे अर्ज़ पर सूरज की किरणें किसी ना किसी वक्त उसकी किसी ना किसी कॉलोनी पर, किसी ना किसी मुल्क पर चमक रही होती थी, वो जहाँ पर बरतानिया की हुकूमत है। खैर, वो भी हमारा सब्जेक्ट नहीं है। ऐसा हुआ कि एक आदमी था
1492 ईस्वी की बात आपको बता रहा हूँ। 1492 ईस्वी में एक आदमी था जिसका नाम था क्रिस्टोफर कोलंबस। ये आपने पहले भी सुना होगा, जिन लोगों ने हिस्ट्री पढ़ी है उनको तो ज़्यादा पता होगा, और जिन्होंने नहीं पढ़ी वैसे भी नाम सुना होगा। क्रिस्टोफर कोलंबस एक आदमी था, वो बरतानिया से चला अपनी शिप पे 1492 ईस्वी में। 1492 में उसके पास एक बादबानी शिप था। उस ज़माने में पेट्रोल और डीजल इंजन और ये जो इलेक्ट्रॉनिक शिप वगैरह साइंसी दौर नहीं था, पुराना दौर था। उसके पास एक शिप थी, बड़ी शिप थी, और बहुत सारे लोग थे उसके साथ। वो चला यूरोप से, और वो रैंडमली तलाश करता गया, समंदर में चलता गया। हवाओं के साथ उसकी कश्ती चलती रही। कई महीनों का सफ़र उसने तय किया। उसकी कश्ती का नाम था सेंटा मारिया। ये एक हिस्ट्री में रिकॉर्डेड बात है। वो सेंटा मारिया जो है, वो उसको लेके कोलंबस चूँकि उसका हेड था, उसका सरबराह था, वो जो एक यानी आप काफिला समझें या डेलीगेशन समझें या जत्था समझें, जो रवाना हुआ उस शिप पे। और वो देखना चाहते थे कि समंदर से आगे जाके कौन सा मुल्क आता है, क्या हमें इसका आखिरी सिरा क्या है। वो कई महीनों के सफ़र के बाद वो जाके अमेरिका उन्होंने दरियाफ्त कर लिया। उन्होंने देखा कि ये उसको उस वक्त कहते थे न्यू फाउंड लैंड, यानी नई दरियाफ्त की हुई दुनिया। जब वो लंगर अंदाज हुए, उन्होंने शिप वहाँ खड़ा किया, तो वो नीचे उतरे तो उनको एक और कौम मिली। वो जो कौम मिली वो कबीलों की शक्ल में रहते थे। उस ज़माने में लोग अभी मुल्कों की बाउंड्रीज़ का तयन नहीं हुआ था, और मुल्कों में पासपोर्ट वगैरह और ये चीज़ें अभी नहीं बनी थी। आज़ादी से आप बग़ैर पासपोर्ट के, बग़ैर वीज़े के कहीं भी आ जा सकते थे। हवाई जहाज़ तो थे नहीं, रेल भी नहीं थी, और ये था एक शिप का था। या शिप पे जाते थे, या ऊँटों पे जाते थे, या घोड़ों पे सफ़र करते थे। अच्छा, ये लोग जो थे ये वाइट थे, ये बात आपने याद रखनी है। ये यूरोपियन थे, ये वाइट थे, ये गोरे अंग्रेज थे। जब वहाँ पहुँचे तो इन्होंने देखा कि वहाँ तो दूसरी रंगत के लोग हैं। वो कुछ स्याही माइल रंगत के लोग हैं, और कोई डार्क कलर कंप्लेक्शन के लोग हैं। वो थे रेड इंडियन। अच्छा, और वो लोग ट्राइब्स में रहते थे वहाँ पर। अब हमने रेड इंडियंस की हिस्ट्री और रेड इंडियंस के मामलात डिस्कस नहीं करने, क्योंकि अगर हम वो डिस्कस करने लग गए तो फिर अपने सब्जेक्ट से हट जाएंगे। जब ये लोग वहाँ पर पहुँचे, ये लोग कोई और ज़बान बोलते थे, वो कोई और ज़बान बोलते थे। ये लोग वहाँ गए, उसके बाद फिर ये वापस आए, फिर ये गए, और बहुत सारी दुनिया के यूरोप के लोग जो थे वो अमेरिका जाके आबाद होना शुरू हो गए। जब अमेरिका जाके आबाद होना शुरू हो गए तो ये लोग जो थे, इन्होंने अमेरिका को, मैं शॉर्ट बात करूँगा क्योंकि मैं लंबी गहराई में चला गया तो इतना टाइम लग जाएगा कि आप बोर हो जाएंगे। इन्होंने अमेरिका को बरतानिया की एक कॉलोनी बना दिया, ब्रिटिश कॉलोनी बना दिया। और उस ज़माने में दुनिया में बरतानिया की कोई 13-14 के करीब मुख्तलिफ मुल्कों में कॉलोनीज़ थी। खैर, ये अमेरिका का जो था ये कॉलोनी बन गया, और इन गोरे लोगों ने उन लोगों को, वो तरक्की याफ्ता नहीं थे, ये निस्बतन यूरोपियन जो थे बहुत ज़्यादा तरक्की याफ्ता थे। इन्होंने उन लोगों को स्लेव्स बना लिया। वो जो ओरिजिनल अमेरिकन थे उनको स्लेव्स बना लिया, उनको ग़ुलाम बना लिया। उनकी ख़रीदो फ़रोख्त भी होती रही,
और फिर इब्तदा ही से उनको कोई हकूक़ नहीं थे, कोई वो प्रॉपर्टी नहीं ख़रीद सकते थे, कोई वो फार्म हाउस नहीं ख़रीद सकते थे, किसी वो फील्ड के मालिक नहीं हो सकते थे। बड़े सारे हकूक़ से उनको महरूम कर दिया। और ये अपना तसल्त, इनके पास चूँकि वेपन्स भी थे, इनके पास जदीद चीज़ें भी थी, और इन्होंने उनके ऊपर अपना तसल्त जमा लिया अमेरिकन के ऊपर। अब यहाँ पर ये याद रखिए कि रेसिज्म जो था वो रवाज पा गया। रेसिज्म यानी गोरे और काले का फ़र्क जो था इंसानियत में, भाई आप काले हैं, हम गोरे हैं, हम आपसे सुपीरियर हैं, ये रेसिज्म वहाँ पर इसका रवाज हो गया। अब बात ये है कि ये दुनिया तो अल्लाह सुब्हान तआला ने पैदा की है। ये लोग भी क्रिश्चियनिटी से ताल्लुक़ रखते थे, अल्लाह पे यकीन रखते थे। वो अलग बात है कि बाकी कुछ चीज़ें इनकी मुसलमानों से डिफरेंट है, लेकिन ये यकीन रखते हैं कि अल्लाह ने ही दुनिया को पैदा किया है, इंसान को अल्लाह ने ही पैदा किया है। और अल्लाह की दी हुई जो अहकामात हैं वो तो ये हैं कि ये ज़मीन और आसमान का मालिक तो रब है, अल्लाह है। और अल्लाह ने अपनी किसी किताब में, किसी इल्हामी किताब में, कुरान हो, ज़बूर हो, तौरात हो या कुछ भी हो, इंजील हो, किसी जगह भी ये नहीं कहा कि गोरे को काले पे फजीलत हासिल है और जो अरबी है उसको अजमी पे फजीलत हासिल है। कहीं किसी किताब में ये जिक्र नहीं आया। तमाम इंसान बराबर हैं, लेकिन ये इंसानों की बनाई हुई चीज़ें हैं। आप ये याद रखिए, मैंने आपको बता दिया कि ये लोग अमेरिकन नहीं थे, ये बरतानिया से जाके वहाँ आबाद हुए। अब जब आबाद हो गए तो इनके लोगों की मुंतकिली जो यूरोप से थी, बरतानिया से थी, वो बहुत ज़्यादा हो गई। जब ये यूरोप से चले गए और वहाँ जाकर इन्होंने उनको अमेरिकन को ग़ुलाम बना लिया, स्लेव्स बना लिया और अपनी सुप्रीमेसी वहाँ पर कायम कर ली। ये तालीम में भी ज़्यादा थे, वेपनरी में भी ज़्यादा थे, दौलत में भी ज़्यादा थे और साइंस में भी ज़्यादा थे। इन्होंने जाके वहाँ अपना तसल्त कायम कर लिया। तो वक्त गुज़रता गया, ये डेवलप होते गए और इन्होंने अपनी जो हुकूमत थी वो वहाँ पर कायम कर ली और अभी तक ये ब्रिटिश कॉलोनी ही थी। अमेरिका जो है वो अमेरिका नहीं अभी बना था, अभी ये ब्रिटिश कॉलोनी थी। अब हुआ ये कि इंसानों की बहुत बड़ी तफरीक की बुनियाद क्या बनाई गई, ज़रा आप हैरान होंगे मेरी बात सुनकर। इंसानों में तफरीक और नफ़रत और हकूक़ की पामाली इस बुनियाद पर बनाई गई कि मैं सुपीरियर हूँ क्योंकि मेरे जिस्म के ऊपर जो अल्लाह सुब्हान ताला ने खाल मुझे दिया उसका रंग गोरा है। मैंने मिसाल दी है, मैं गोरा नहीं हूँ, मैं पाकिस्तानी हूँ और मैं गंदमी रंग का हूँ। ये यूरोपियंस का ये ख्याल था कि हम गोरे हैं, हम सुपीरियर हैं और वो जो काले लोग हैं वो इन्फीरियर हैं। अब आप ज़रा गौर फरमाइए साइंसी एतबार से और वाक़याती एतबार से कि फ़र्क किस चीज़ में है। फ़र्क सिर्फ खाल में फ़र्क है। जिस्म के ऊपर जो ऊपर की खाल है उसमें फ़र्क है, आँखों में फ़र्क नहीं है, दिमाग में फ़र्क नहीं है, कानों में फ़र्क नहीं है, हड्डियों में फ़र्क नहीं है, खून की रंगत में फ़र्क नहीं है, सोच में फ़र्क नहीं है, किसी चीज़ में फ़र्क नहीं है। तमाम चीज़ें बराबर हैं। अगर फ़र्क की बुनियाद जो बनाई गई है वो इंसानी खाल है कि आपकी खाल काले रंग की है, आप इन्फीरियर हो, हमारी खाल सफ़ेद रंग की है, हम सुपीरियर है। भाई ये क्या बात हुई? लेकिन इसको बुनियाद बनाकर वो उन्होंने कर लिया। अब आप ये देखिए कि काले अमरीकियों को ग़ुलाम बनाकर रखा जाता था
और उनके कोई हकूक ना थे। वो जायदाद, घर, फार्म हाउस, खेत, जानवर या इस किस्म की जो खेती बाड़ी की चीज़ें होती थी ये नहीं कर सकते थे। बल्कि चंद साल पहले तक जो काले अमरीकी थे वहाँ रेसिज्म इतनी जदीद मुल्क में इतना ज़्यादा था कि काला आदमी ट्रेन या बस में सफ़र करता तो अगर कोई गोरा आदमी आ जाता तो काला आदमी उठ के खड़ा हो जाता, क्योंकि उसको हक हासिल नहीं है कि वो सीट पे बैठे और गोरा खड़ा रहे। वो काले को बस की या ट्रेन की सीट छोड़नी पड़ती थी और वो गोरे को सीट देनी पड़ती थी। आप ज़रा समझ लीजिए सारी बात। ये लोग असल अमरीकी नहीं हैं। जो आज अमेरिका में सारे गोरे आपको नजर आ रहे हैं ये इनका वतन नहीं है, ये यूरोप से गए हुए लोग हैं, ये गासिब हैं, काबज हैं। असल अमरीकी वही लोग हैं जो रेड इंडियंस हैं, और वो जो काले लोग हैं वो अमरीकी असल है। ये माइग्रेटेड लोग हैं, यहां से हिजरत करके गए हैं। अब जरा आगे चलिए। अब वाइट अमेरिकन जो थे वो अपने आप को सुपीरियर कहलाते थे। इन्होंने ज़हीन भी थे और ये चालाक भी थे और साइंसी एतबार थे जो थे तरक्की याफ्ता भी थे। इन्होंने जब वहाँ पर ब्रिटिश कॉलोनी बना ली अमेरिका में, तो इन्होंने इनके जो थिंक टैंक्स थे, ये उस ज़माने में तो थिंक टैंक्स नहीं थे, लेकिन इनके जो जो ज़हीन लोग थे, जो फ़िक्र वाले सोच वाले लोग थे, इन्होंने ये प्रोग्राम बनाया कि हमने दुनिया में बहुत तरक्की करनी है और हमने दुनिया बाकी सारी पर तसल्त कायम करना है। और वो तसल्त कायम करने के 3 असूल हैं, याद रखिए 3 असूल हैं। पहला असूल ये था कि हमें इकनॉमिकली मुआशी तौर पर नहायत मजबूत बनाया जाए। उसके लिए क्या करें? फैक्ट्रियाँ लगाएं, उसके लिए ज़राअत करें, उसके लिए जदीद तरीके अपनाएं, जो जो कुछ हो सकता है। मैं सारी चीज़ों को गिन नहीं सकता। दूसरी बात ये थी कि हम अपना दुनिया में बहुत ज़्यादा पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस कायम करें। ये 3 बातों में से दूसरी बात ये थी। और तीसरी बात ये थी कि हम अमेरिका में बहुत मजबूत मिलिट्री पावर इख्तियार करें। ये वो वक्त है जिस वक्त अमेरिका अभी आज़ाद नहीं हुआ और वो ब्रिटिश कॉलोनी है, और ये सोच रहे हैं कि हमने एक बहुत बड़ी ताकत बनना है। सुपर पावर का भी कॉन्सेप्ट उस ज़माने में नहीं था। ये कई सदियां पहले की मैं बात कर रहा हूँ। ये 3 चीज़ों पे इन्होंने काम करना शुरू किया, और आज जो अमेरिका देख रहे हैं ये उस ज़माने से लेकर आज तक ये जो सफ़र इन्होंने तय किया है, इसमें तकरीबन 600 साल का अरसा लगा है जो आज अमेरिका आप देख रहे हैं। ये हिस्ट्री बता रही है, मैं अपने पास से नहीं बता रहा। ये 600 साल का सफ़र इन्होंने तय किया है। ये सारी दुनिया में जो आज ये अपना तसल्त कायम किए हुए हैं और जो जो कुछ ये कर रहे हैं, और जो अमेरिकन CIA कर रही है, जो पेंटागन कर रही है, ये यहाँ तक पहुँचने में इनको 600 साल का अरसा लगा। अच्छा, अब मैं आपको बताऊं कि 1775 से लेकर 1783 तक इन्होंने नॉर्थ अमेरिकन 13 कॉलोनीज की एक जंग की बरतानिया के साथ। उस जंग में फिर इन्होंने आज़ादी का ऐलान किया कि हम अमेरिका को बरतानिया की कॉलोनी जो है उससे आज़ादी लेते हैं, हम इंडिपेंडेंट स्टेट, इंडिपेंडेंट मुल्क अपना बनाते हैं। फिर अमेरिका वजूद में आया, एक डिक्लेरेशन हुआ,
और इनके सबसे पहले सदर जो थे वो थे जॉर्ज वाशिंगटन, जो कि 13 अप्रैल 1789 में इलेक्ट हुए थे और 1789 ही में जो आज अमेरिका का आइन है, कानून है, उस वक्त बनाया गया। वही कानून है 1789 में जो जॉर्ज वाशिंगटन के ज़माने में बनाया गया। वो पहले सदर थे। फिर 2 जुलाई 1776 को कांग्रेस ने वोटों के ज़रिए बरतानिया से आज़ादी का ऐलान किया। एक जंग भी हुई और इन्होंने आज़ादी का ऐलान किया। और अमेरिका जो है वो ब्रिटिश कॉलोनी 1607 से लेकर 1783 तक रहा। अब ज़रा आगे चलें। 1685 से लेकर 1815 तक अमेरिका का जो दौर है उसको कहते हैं द एज ऑफ एनलाइटनमेंट। उनके थिंकर्स और उनके फिलासफर्स ने एम्फसाइज किया कि रेवोल्यूशन लाने के लिए वो जो 3 बातें मैंने आपको बता दी हैं, 3 बातें, इकोनॉमिक लाइफ, स्ट्रॉन्ग मिलिट्री और वो ताकत जो थी, वो इन 3 पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस, इनकी वजह से हम ताकत हासिल करेंगे और दुनिया में एक कुव्वत बन के उभरेंगे। इस पर उन्होंने काम शुरू किया। ये 1685 से लेके 1815 तक इन्होंने जान तोड़ के काम किया और जो अचीवमेंट्स उनकी हैं बिलाशुबा काबिल सताइश हैं। जो साइंसी तरक्की अमेरिका ने हासिल की है, दुनिया में किसी मुल्क ने अभी तक हासिल नहीं की। ये सबको आया है, सबको मालूम है, सबको पता है। जो उनकी अचीवमेंट है, स्पेस टेक्नोलॉजी हो और यानी एरोस्पेस टेक्नोलॉजी हो, रडार सिस्टम हो और यानी ज़मीनी जंग हो या बहरी जंग हो, कुछ हो, उन्होंने कंप्यूटर्स हों, सेल्यूलर फ़ोन हो, लैपटॉप्स हों, कुछ भी हो, यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स सिस्टम जो है वो दुनिया में 2 मुल्कों के पास है, जिससे आप किसी दूसरे मुल्क का तमाम निज़ाम जाम कर सकते हैं। ये या चाइना के पास है या अमेरिका के पास है। अब जदीद आजकल पता चला है कि रशिया भी इसको हासिल करने में कामयाब हो चुका है। रशिया के पास भी जो टेक्नोलॉजी है वो काफ़ी जदीद है। अब मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि अमेरिका तरक्की करता गया। अब सारे अदवार का गिनना इस शॉर्ट वीडियो में मुमकिन नहीं है। मैंने ये 3 बातें आपको बता दी हैं। इस पर उन्होंने कई सदियां काम किया और तरक्की हासिल की। अब जब तरक्की हासिल की तो इन्होंने क्या काम किया कि ये ताकत में आ गए। और सबसे पहला जो इनका मामला था वो ये था कि इन्होंने 18 सितंबर 1947 को CIA कायम की। अमेरिकन सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी जो है वो 18 सितंबर 1947 को उसका क़याम आया। जब CIA का वजूद आया और पेंटागन बना और उस वक्त से लेकर आज दिन तक अमेरिका ने सारी दुनिया का अमन तय हो बाला कर दिया, बर्बाद कर दिया। अब मैं गिन के आपको सारे वाकयात सुनाता हूँ, वो मैंने तरतीबवार बनाए हैं। 1961 में 17 अप्रैल 1961 में अमेरिका ने अपने ही इलाके में क्यूबा के ऊपर चढ़ाई करके इन्वेड कर लिया, उसको फतह कर लिया। भाई ये बात कोई ना कोई बहाना
ये गवर्नमेंट जो आई है ये हमारी मर्जी की नहीं है, ये इसके जो उसूल हैं या इसकी जो पॉलिसीज हैं वो अमेरिकन पॉलिसी से मुतसादम है, हम इसको रिमूव करेंगे। उसको इन्वेड कर लिया, ताकत में ज़्यादा थे और इन्वेड उन मुल्कों को करते रहे जो कमज़ोर थे। ये 1961 की बात है। उसके बाद क्या हुआ कि 1954 में जॉन एफ कैनेडी जो थे वो 1961 से लेकर 1963 तक अमेरिका के सदर रहे और 1963 को उनको गोली मारकर मार दिया गया। ये सबको पता है। इन्होंने क्या किया कि इन्होंने वियतनाम, नॉर्थ वियतनाम और साउथ वियतनाम के दरमियान तनाज़ा था और अमेरिका ने वियतनाम की जंग में, वियतनाम जो है वो एशिया में है और अमेरिका जो है वो यानी ग्लोब के दूसरी तरफ वाक़ है, वहाँ से आके वियतनाम की जंग में कूद पड़ा और वियतनाम की जंग में दोनों साइडों से ज़्यादा वियतनामी मारे गए। 20 लाख अफराद का कत्ले-आम किया गया। अब मुझे ये बात बताएं, एक मुल्क की टेरिटरी नहीं मिलती, एक मुल्क की सरहद नहीं मिलती, एक मुल्क का सियासी निज़ाम में एक वियतनाम मुदाखलत नहीं करता, आपको ज़रूरत क्या पड़ी है? आप अमेरिका से चलते हैं और एशिया में आके आप जंग बर्पा कर देते हैं और मार मार के वियतनाम को बर्बाद कर दिया। अच्छा, फिर आप देखें, मैं आपको तरतीबवार बताता जाता हूं। पहले वर्ल्ड वार 1 हुई। वर्ल्ड वार 1 में भी अमेरिका मौजूद था और 2 करोड़ आदमियों की हलाकत हुई और वो अमेरिका की टेरिटरी पे, ये मैंने जो क्यूबा का जिक्र किया, अमेरिका की टेरिटरी पे ये जंग नहीं लड़ी गई। मैंने जो वियतनाम का जिक्र किया, ये अमेरिका की टेरिटरी पे नहीं लड़ी गई, अमेरिकी हलाक नहीं हुए। वर्ल्ड वार 1 जो लड़ी गई ये यूरोप में लड़ी गई, ये इसमें अमेरिकन टेरिटरी इस्तेमाल नहीं हुई और 2 करोड़ अफराद लुकमा अजल बन गए वर्ल्ड वार 1 के जंग में, यूरोप में लड़ी गई। अब मैं इसकी ज़्यादा तफसीलात आपको बताऊंगा तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। उसके बाद फिर वर्ल्ड वार 2 जो है वो हुई, वो कोई 1938 से लेके 1945 तक चलती रही और वो भी यूरोप में लड़ी गई, उसमें भी अमेरिकन टेरिटरी इस्तेमाल नहीं हुई और अमेरिका वहाँ से आके सारे अपने यूरोप के आधे मुल्क एक तरफ हो गए, आधे मुल्क एक तरफ हो गए और अमेरिका ने आके यूरोप में और बर्बादी फैला दी। यानी पूरा यूरोप, पूरा इंग्लैंड और पूरा फ्रांस और पूरा पोलैंड और जर्मनी और ऑस्ट्रेलिया और सारा यूरोप तकरीबन तबाह बर्बाद हो गया, खंडरात बना दी। इसमें एक अंदाजे के मुताबिक, ये जो हिस्ट्री बताती है, एग्जैक्ट फिगर हिस्ट्री भी नहीं बता सकती, एक अंदाजे के मुताबिक हिस्ट्री में रिकॉर्डेड है 7 करोड़ अफराद वर्ल्ड वार 2 में हलाक हुए। ये भी अमेरिका की ईमा पर हुआ। आप अंदाजा करें 7 करोड़ अफराद हलाक हुए। ये जंग ख़त्म नहीं हो रही थी। अच्छा, अब ये सोच रहे थे कि जंग को ख़त्म करना है, तो जंग को ख़त्म करना है तो हम कोई ऐसा निज़ाम करें कि जंग जीत जाए। उस वक्त तक अमेरिका ने न्यूक्लियर बॉम्ब की सलाहियत हासिल कर ली थी और अमेरिका ने ये, उनके थिंक टैंक्स ने और उनकी पेंटागन ने जो है, उनकी CIA ने ये प्लान बनाया कि हम एक तीर से 2 शिकार करते हैं। एक तो ये है कि हम न्यूक्लियर बॉम्ब जो है वो जापान पर मारते हैं, जापान सरेंडर नहीं कर रहा,
बड़ी जंगजू कौम है, जापान सरेंडर नहीं कर रहा, जंग जर्मनी तबाह हो गया है लेकिन जापान तो सरेंडर नहीं कर रहा। तो वो पर्ल हार्बर का किस्सा भी आपको सारा पता होगा, क्योंकि मैंने अगर पर्ल हार्बर की स्टोरी शुरू कर दी तो वो फिर लंबा हो जाएगा काम। जापान सरेंडर नहीं कर रहा था तो इन्होंने ये सोचा कि हम क्यों ना अपना जो न्यूक्लियर बॉम्ब है हमने वो टेस्ट नहीं किया, तो इसी बहाने से हमारा न्यूक्लियर बॉम्ब टेस्ट हो जाएगा कि कितने लोग मर सकते हैं। सोचिए जरा दिमागी हालत इनकी, अमेरिकियों की, ये CIA की दिमागी हालत सोचिए। इन्होंने सोचा कि जापान पे न्यूक्लियर अटैक करते हैं, इससे हमें पता चल जाएगा तबाही किस लेवल की होती है, कितने लोग हलाक होते हैं, हलाकतें कितनी होती हैं। तो इन्होंने क्या किया कि पहला बॉम्ब जो था न्यूक्लियर बॉम्ब वो हिरोशिमा पर 6 अगस्त 1945 को गिराया, जिसका नाम था लिटिल बॉय, और जो जहाज लेकर गया वो था B-29 बॉम्बर। उसमें 80,000 लोग पहले दिन मारे गए। 80,000 लोग बम गिरते के साथ ही बिल्कुल फना हो गए। उसमें दर्जा हरारत जमीन का 3 लाख फ़ारेनहीट हो गया। 3 लाख, यानी लोहा जो है वो भी बड़ी बड़ी उस पर पिघल जाता है, इससे भी कई ज़्यादा कोई दात हो तो वो भी पिघल जाती है। 3 लाख फ़ारेनहीट अगर दर्जा हरारत हो जाएगा तो आप सोचे कि सुरमा बन जाएगा, हर चीज़ सुरमा बन जाएगी। अच्छा, एक अंदाजे के मुताबिक 80,000 लोग तो बम गिरते ही मर गए। इसके बाद फिर लाखों लोग रेडिएशन से बाद मरते गए, क्योंकि न्यूक्लियर बॉम्ब जब गिरता है तो गिरने के बाद फिर उसकी रेडिएशन जो है पानी के ज़रिए, हवा के ज़रिए, खुराक के ज़रिए, परिंदों के ज़रिए एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करती है, और जहाँ जहाँ रेडिएशन जाती है वो बंदे बीमारियों में मुब्तला हो जाते हैं और बहुत सारे हलाक भी होते जाते हैं। उसके बाद फिर उन्होंने क्या किया कि फिर 9 अगस्त को उन्होंने नागासाकी पे दूसरा बम गिराया। दुनिया में जब से कुर्राए अर्ज़ वजूद में आया है, अमेरिका एक ऐसा दहशतगर्द मुल्क है, ऐसा जालिम मुल्क है, नस्ल इंसानी के लिए तबाहकारी का बायस बना है। उसने न्यूक्लियर बम इस्तेमाल किए हैं 2 दफ़ा, किसी मुल्क ने आज तक न्यूक्लियर बम इस्तेमाल नहीं किया। ये अमेरिका गुनाहगार है, बहुत बड़ा जंगी जुर्म किया है अमेरिका ने। और वो कहते हैं कि ओसामा बिन लादेन जो है वो दहशतगर्द था, अफगान तालिबान दहशतगर्द थे, पाकिस्तानी दहशतगर्द थे। भाई दहशतगर्द तो आप हो जिन्होंने सारी दुनिया का अमन तबाह किया। आप देखते जाएं, जरा गौर करते जाएं। अब ये जो दूसरा बम गिराया गया, इसमें भी 3 लाख अफराद नागासाकी पे लुकमाए अजल बन गए, सफ़ाए हस्ती से मिट गए। और सिगरेट की जो खाक होती है, जले हुए सिगरेट की खाक, उसकी तरह उनके जिसामत और उनकी तमाम चीज़ें पिघल गई, सुरमा बना दिया। अच्छा, अब आगे आ जाएं। अब आ जाता है यानी इसका मामला, क्या कहते हैं, इराक का मामला। 1990 में इराक के मामले में अमेरिका ने कहा कि भाई वो सद्दाम हुसैन जो है, वो पहले सद्दाम हुसैन को खुद ही कहा कि तुम जो है वो उसके ऊपर कुवैत पर हमला कर दो, कुवैत पर कब्जा कर लो। जब उसने कुवैत पे कब्जा कर लिया तो फिर कहा तो तुमने तो दुनिया का अमन तबाह किया, बर्बाद किया है, तुमने तो जुल्म किया, ज्यादती की है, कमज़ोर मुल्क पे चढ़ाई कर दिया, उसके ऊपर अटैक कर दिया। और फिर एक नया नारा ले आए कि तुम्हारे पास वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन है। अब वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन उसने कहा मेरे पास नहीं है,
वो कहता रहा मेरे पास नहीं है वेपन्स ऑफ मास, नहीं तुम्हारे पास न्यूक्लियर वेपन है, वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन है। वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन ज़्यादातर वही होते हैं जो न्यूक्लियर वेपन्स होते हैं जिसमें लाखों लोग एक ही अटैक में मर जाए, या वो केमिकल वेपन, ऐसे केमिकल वेपन्स होते हैं। हालांकि अमेरिका खुद वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन, नेपाम बम जो हैं, नेपाम बम वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन है, वो वियतनाम में इस्तेमाल कर चुका था खुद। वो अपने गिरबान में झांक के नहीं देखता कि सबसे बड़ा दहशतगर्द वो है, उसने नेपाम बम और केमिकल वेपन वियतनाम में इस्तेमाल किए। वहां पर आज भी जापान में और वियतनाम में लूले लंगड़े अपाहज बच्चे पैदा हो रहे हैं। उनकी रेडिएशन उनकी ज़मीन में, उनकी खुराक में धंस चुकी है। 100 साल से ज़्यादा अरसा तक रेडिएशन के असरात रहते हैं, लूले लंगड़े अपाहज बच्चे पैदा होते हैं। अब उधर आ जाएं, इराक वाली बात मैंने शुरू की थी। सदाम हुसैन ने अमेरिका को कहा कि इस तरह करते हैं कि आप मुतमईन नहीं हो रहे, मैं आपको एग्ज़ामिन करा देता हूँ, आप अपनी जो न्यूक्लियर टीम है वो भेजिएगा, साइंटिस्ट भेजिएगा और अपने स्कॉलर भेजिएगा, वो आके एग्ज़ामिन कर ले मेरे इंस्टॉलेशन जहाँ पर मेरे वेपन्स पड़े हैं, मिसाइल पड़े हैं, मिसाइल हैं मेरे पास, उनको भी मैं डिस्ट्रॉय कर देता हूँ। वेपन्स, मिसाइल्स को उन्होंने डिस्ट्रॉय कर दिया और वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन नहीं रिकवर हुए। ये सबको पता है, पूरी दुनिया को पता है। सदाम हुसैन के पास इराक में वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन नहीं मिले, लेकिन अमेरिका ने उस पर उसके बावजूद अटैक किया, उसको नहीं बख्शा और उसको कहा कि तुम जो है वो छुपा रहे हो। वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन रिकवर नहीं हुए, पूरे इराक पर कब्जा कर लिया, उसके तेल के कुओं पर कब्जा कर लिया और अभी तक वहाँ पर अमेरिकन कब्जा है। कतर में अमेरिका का कब्जा है, जर्मनी में अमेरिका का कब्जा है, जापान में अमेरिका का कब्जा है और फिर उसके बाद फिर आ गया 9/11 का वाक़या। अब 9/11 का वाक़या जो है ये मैं सुना के आपको जो है वो बात ख़त्म करूँगा। बात ये है कि कोई 10 लाख के करीब, आखिरी बात जो मैं कर रहा था वो ये थी कि इराक में जो बंदे मारे गए 10 लाख के करीब इराकी हलाक हुए, जो इराक के ऊपर इन्होंने मार मार के बम और मिसाइल और अटैक जो किए। और हमारे लिए दुख की बात यह है मुसलमानों के लिए कि हमारे अंदर इत्तेहाद नहीं है मुसलमान मुल्कों में, ये उनके टोडी बन जाते हैं। कुछ मुल्क जो हैं अमेरिका के हाथ हमारे लीडर बिके हुए होते हैं, जैसे सऊदी अरब है, जैसे कतर है, जैसे यूएई है, कुछ और ममालिक भी हैं और पाकिस्तान के लीडर भी हैं जो बिके हुए हैं अमेरिका के आगे। वो अपने मुफादात के लिए कौम को दाव पे लगा देते हैं। अच्छा, अब आगे चलते जाएं। ये जो सारे वाक़यात मैंने गिने हैं ये दहशत गर्दी के ज़िम्रे में आते हैं, इसलिए आते हैं कि इसमें जितनी तबाही दुनिया में फैलाई गई है वो सारी की सारी अमेरिका ने फैलाई है। तो जो तबाही फैलाता है, जो कत्ले आम करता है, लाखों करोड़ों लोगों की हलाकत का बायस बनता है, वही तो दहशतगर्द क्या होता है। उससे ज़्यादा और क्या होता है। इसमें उसने अपने वेपन भी बेचे, उसने जंगें भी कराई, उसने अपनी पॉलिसियां भी की। अब आ जाते हैं 9/11 पे। 9/11 पे अमेरिका ने कहा, एक फेक ड्रामा बनाया कि जी ट्विन टावर्स पे जो है वो टेररिस्ट अटैक हुआ। हालांकि आप देखें कि 4 जहाज अमेरिका के अंदर से उड़ते हैं और जहाज़ों की एविएशन की टेक्नोलॉजी और साइंस ये है कि जहाज़ जब उड़ता है तो उसको एक रूट दिया जाता है। वो अपने रूट से अगर हट जाए तो फौरन कंट्रोल टावर को इतला हो जाती है कि ये जहाज़ रूट से क्यों हटा। अगर रूट से हटा है तो इसका आगे किधर जाने का इरादा है।
या उससे पूछा जाता है या उसके पीछे जो है अगर वो दहशतगर्दी का कोई वाकया पेश आना हो तो उसके पीछे एयरफोर्स के जहाज लग जाते हैं। कुछ भी नहीं हुआ और वो अपने टारगेट पे जाके लगे। वो टारगेट पे जाके इसलिए लगे कि वो जो जहाज थे ट्विन टावर्स पे और पेंटागन पे जिन्होंने हमला करना था, वो एक मैनिपुलेटेड प्रोग्राम था, वो इंजीनियर्ड प्रोग्राम था, उनका अपना तरतीब दिया हुआ प्रोग्राम था। उसके बाद जनरल परवेज मुशर्रफ उस वक्त हमारा हुक्मरान था, उसको उन्होंने कहा कि आप हमें बताएं कि आप सामा बिन लादेन जो है वो अफगानिस्तान में छुपा हुआ है, वो उसको हमने ख़त्म करना है, वो बहुत बड़ा दहशतगर्द है। हालांकि छोटी छोटी बात एक मैं आपको बताता चलूँ, वो ये है कि उसामा बिन लादेन पहले जो था वो CIA के लिए काम करता था। जब उसने देखा कि CIA जो है दुनिया की मुनाफिक तरीन एजेंसी है, खुद ही बनाती है, इंजीनियर करती है, प्लानिंग करती है और खुद ही अटैक कर देती है और इल्ज़ाम दूसरे पे लगा देती है, वो उनसे अलहदा हो गया। और ये अमेरिकन CIA और पेंटागन और अमेरिकी सियासतदान जो थे, अमेरिकी हुकूमत उसके पीछे लग गई और पीछे लग गई। उसको मारने का एबटाबाद का जो वाक़या पेश आया वो भी सारा फेक था। ना उसकी डेड बॉडी दिखाई गई, ना उसका ऑपरेशन दिखाया गया, ना उसकी लाश दिखाई गई। ये ऐलान कर दिया गया कि उसकी डेड बॉडी समंदर में फेंक दी गई। तो मेरी सारी आज के लेक्चर का जो लुबे लबाब है वो ये है कि दुनिया का अमन जो है वो दहशतगर्दी में अमेरिका ने तबाह किया, और ये ज़मीन का जो कुर्राए अर्ज़ है ये अमेरिका की मलकियत नहीं है कि सारी दुनिया पे वो अपना तसल्लुत कायम करे। एक दिन आएगा कि अमेरिका के टुकड़े होंगे और मेरे खुदा का हुक्म चलेगा जब बिगल बजेगा। जो कुरान मजीद में लिखा है, हम तमाम लोगों को सूरह काफ में बयान किया गया है, वो हाथ बांधे शर्मिंदा खड़े होंगे जिन्होंने गुनाह किए, जिन्होंने दुनिया का अमन बर्बाद किया। सूरह काफ में ये वाज़े बयान किया गया है कि वो शर्मिंदा होंगे, वो अपने गुनाहों पर नादिम होंगे और सफ बांध के वो खड़े होंगे अल्लाह के सामने रोज़े क़यामत। जिसने ये दुनिया पैदा की है वो आप सब से हिसाब लेगा और तमाम अमरीकियों से हिसाब लेगा। जितने जितने लोगों के बच्चों को यतीम किया, जितनी औरतों को बेवा किया, जितने लोगों को अपाहज बनाया, जितने लोगों को न्यूक्लियर अटैक की रेडिएशन से तबाही और बर्बादी फैली, इस सब का जवाब दे अमेरिका है। और खुदा इससे एक दिन हिसाब लेगा और ऐसा हिसाब लेगा इनके लिए बचत का कोई रास्ता नहीं होगा। इसी के साथ मैं अपनी वीडियो ख़त्म करता हूँ। आपको बताना ये था कि दुनिया का अमन हमेशा अमेरिका ने तबाह किया है, और आज पाकिस्तान का जो बुरा हाल है डिफ़ॉल्ट की वजह से, इसके पीछे भी CIA है और अमेरिका है। अमेरिका का पूरा प्रोग्राम है कि पाकिस्तान की न्यूक्लियर कैपेबिलिटी को रोल बैक किया जाए, ख़त्म किया जाए इकोनॉमिकली। दुख की बात हमारे लिए ये है कि हमारे लीडर जो हैं, हमारी इस्टेब्लिशमेंट उनकी एजेंट बन जाती है, उनकी हाँ में हाँ मिलाती है, और तमाम महंगाई, तमाम टैक्सेस, तमाम बोझ, तमाम परेशानियां पाकिस्तान के गरीब लोगों ने बर्दाश्त करनी है, आम आवाम ने बर्दाश्त करनी है। अमरीकी खुशहाल हैं, उनके मज़े हैं, वो दुनिया में राज कर रहे हैं, दुनिया में उनका तसल्लुत कायम है। एक दिन आएगा कि ये दुनिया जब ख़त्म होगी तो फिर अमेरिका को गिरफ्त में लाया जाएगा और वो जान नहीं छुड़ा सकेंगे। ओ योम हिसाब का दिन होगा, उनका बचत का कोई इम्कान नहीं होगा। इसी के साथ मैं आज की वीडियो ख़त्म करता हूँ। आपसे